अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे इको 499 ए फाइनल प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स के हवाले से। इको 499 ए के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ओवरऑल जो इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट होते हैं वो 2 सेमेस्टर के अंदर कंप्लीट होता है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इको 499 ए का कोर्स आता है। इसके अंदर आप टॉपिक सेलेक्ट करते हो, अपनी सारी वर्किंग करते हो, देन उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जब आप ये पास कर लेते हो तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके पास इको 499 बी आता है। देन आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है और दोनों सेमेस्टर के अंदर आपने प्रॉपर फाइल्स सबमिट करवानी होती हैं, प्रेजेंटेशन फाइल्स बनानी होती हैं, वाइवा देना होता है और देन आपका ये कोर्स क्लियर होता है। तो ये इसका सारा क्राइटेरिया होता है। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आप इन सब चीज़ों के हवाले से कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप हमारे साथ व्हाट्सअप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इको 499 ए फाइनल प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स की कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल है। कोई भी आपका इशू हो, कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हो, आप हमारे साथ व्हाट्सअप के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। इको 499 ए के प्रोजेक्ट्स हमने लास्ट सेमेस्टर में भी किए थे, उससे लास्ट सेमेस्टर में भी किए थे। अगर आप हम आपके साथ अपने प्रीवियस सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स शेयर करें, ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारी डिग्रीज के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के इंटर्नशिप रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स हैं, जिसमें से हम आपके साथ इको 499 ए के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स शेयर करेंगे। इको 499 ए का प्रोजेक्ट थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, बाकी प्रोजेक्ट्स के पैटर्न से डिफरेंट होता है। ये हमारे प्रीवियस सेमेस्टर के एक स्टूडेंट का रिजल्ट है, इको 499 ए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स बी। इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी आपको ए पार्ट में कोई ग्रेड नहीं दिया जाता। ए पार्ट के अंदर सिर्फ आपको फेल या पास लिखा जाता है। जो पास होते हैं उनके लिए पास लिखा जाता है, जो फेल होते हैं उनके लिए एफ लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन जो बी पार्ट आता है उसके अंदर आपको सीजीपीए दिया जाता है। अभी हम आगे आपके साथ वो स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करेंगे जिसमें हमारे डिफरेंट स्टूडेंट्स के जो है वो ग्रेड्स वाले मार्क्स भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये इको 499 ए का पार्ट है, ये हमारे पास पास हो गया हमारा स्टूडेंट, इनका पीक आया हुआ है ग्रेड बुक के अंदर। ये एक और स्टूडेंट है हमारे पास, इनका भी इको 499 ए फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है, इनका भी अल्हम्दुलिल्लाह से पी है, पास है। सेम अनदर स्टूडेंट इको 499 ए प्रपोजल एक्सेप्टेड, ये भी एक्सेप्टेड हैं, ये भी पास हैं। उसके बाद ये वही स्टूडेंट, ये प्रीवियस वाले जो थे इको 499 है, इनका एक्सेप्टेड, ये प्रोजेक्ट की असाइनमेंट के ऊपर कमेंट था और ये उनका ग्रेड बुक के अंदर भी आप रिजल्ट देख सकते हैं, पी लिखा हुआ है, पास है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं नेक्स्ट अनदर स्टूडेंट इको 499 ए पास है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अनदर स्टूडेंट इको 499 ए पास, पी है आपके सामने, ठीक है। उसी तरह से ये हमारे दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं आपको बता रहा था कि ग्रेड भी आपको दिया जाता है। देखें आपका जो ट्रांसक्रिप्ट आती है, ये तो स्टूडेंट की ट्रांसक्रिप्ट शो की हुई है आपके सामने है। इको 499 ए ट्रांसक्रिप्ट के अंदर उनका जो पी लिखा हुआ है, ठीक है। जो पार्ट 1 होता है उसका कोई ग्रेड नहीं होता, लेकिन इको 499 बी का हम अभी आपको दिखाएंगे इसी स्टूडेंट का। ये देखें यहाँ पे इको 499 बी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, इनका उन्होंने ग्रेड लगाया हुआ है एम 3.80 इनका सीजीपी है। इनका प्रोजेक्ट ए पार्ट और बी पार्ट दोनों हमारी तरफ से हुए थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट प्रोजेक्ट, ये वही स्टूडेंट है, ए और बी का उनका रिजल्ट लगाया हुआ है। ये एक अनदर स्टूडेंट है, ठीक है। इनका भी आप रिजल्ट हमारे सामने देख सकते हैं, ए ग्रेड है इनका भी, ठीक है। ये इनका इको 499 ए का रिजल्ट आप देख सकते हैं, इको 499 ए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, इनका पी है, ठीक है, पास है ये ए पार्ट में, ठीक है। उसी तरह से इनका जो बी पार्ट है उसका भी रिजल्ट आप देख सकते हैं, इको 499 बी फाइनल ईयर ए 4/4 सीजीपीए इनका, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इंशाल्लाह हमारे रिजल्ट्स 100% है प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड। जो भी आप अगर हमसे पेड सर्विसेज लेना चाहें या अपने प्रोजेक्ट बनवाना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाना कैसे प्रोसीड होगा, क्या वर्किंग होगी, किस तरह से बनाया जाएगा, वाइवा की तैयारी करवाई जाएगी, सारा ईच एंड एवरीथिंग आपकी मैनेज की जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्राइटेरिया होता है। अभी हम चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ, उसको सारे को डिटेल में डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन बनाएंगे, आपको सोल्यूशन दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि आपने टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, खुद अगर आप बनाना चाहें तो आप इसको कैसे क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम असाइनमेंट नंबर 1 जो हमारे पास आई है उसकी क्वेश्चन फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। असाइनमेंट नंबर 1 की क्वेश्चन फाइल की जो लास्ट डेट हमारे पास है वो नवंबर 7 है, 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है प्रोजेक्ट की फर्स्ट असाइनमेंट की सबमिट करवाने की, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 1 की क्वेश्चन फाइल हमने डाउनलोड कर ली है। क्वेश्चन फाइल में आप देख सकते हैं कि असाइनमेंट नंबर 1 सबमिशन ऑफ प्रपोजल ऑफ प्रोजेक्ट, उन्होंने सबसे पहले जो उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने को लिए बोला है वो उन्होंने कहा है कि जी आपने सिलेक्ट अ सूटेबल टॉपिक फॉर प्रोजेक्ट फ्रॉम लिस्ट ऑफ टॉपिक्स अवेलेबल इन द डाउनलोड सेक्शन। डाउनलोड सेक्शन में आपके पास लिस्ट ऑफ टॉपिक्स अवेलेबल है, उनमें से एक आप सूटेबल टॉपिक अपनी चॉइस का सिलेक्ट करें और उसके ऊपर जाना आपने
डॉक्यूमेंट, उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स और प्रपोजल के हवाले से आपने ये वाली मिस्टेक्स नहीं करनी है, डिफरेंट मिस्टेक्स के बारे में बताया होता है और आपने उन सब चीज़ों को फॉलो करना होता है। ठीक है, आपने अपना प्रपोजल प्रिपेयर करना है इस असाइनमेंट के सोल्यूशन में। ठीक है, और आपने अपना प्रपोजल बना के उसको असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन में अपलोड करना है टिल नवंबर 7। ठीक है, जो आप क्वेश्चन फाइल के सामने ये जो सोल्यूशन के ऑप्शन है इसमें आप अपना कंप्लीट प्रपोजल बना के यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी कि अगर आपका आपने अपना कंप्लीट प्रपोजल सबमिट करवाना है, सिर्फ टॉपिक सबमिट नहीं करवाना। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ टॉपिक सबमिट करवा देते हैं। ठीक है, तो आपने अपना कंप्लीट प्रपोजल बनाना है और उसके बाद असाइनमेंट नंबर सबमिशन ऑफ प्रपोजल ये कंपलसरी है। आप इसको अगर स्किप करते हैं ये वाली असाइनमेंट नंबर 1 को, तो आप इस कोर्स को प्रोसीड नहीं कर सकते, अप्रूव नहीं कर सकते। जब आपका ये प्रपोजल एक्सेप्ट होगा उसके बाद ही आप अपने प्रोजेक्ट को ए पार्ट को कंप्लीट करोगे और देन आप बी पार्ट को कंप्लीट करोगे। ठीक है, आपने एमएस वर्ड फाइल बनानी है, वो अपलोड करनी है। बाकी किसी भी किस्म की प्लेजरिज्म और एआई जनरेटेड चैट जीपीटी वगैरह कुछ भी आप फॉलो नहीं कर सकते। अगर उसमें से कोई भी इशू आया आपका प्रोजेक्ट वहीं पे फेल कर दिया जाएगा, आपको पास नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम असाइनमेंट नंबर 1 का हमने देख लिया। अभी हम सबसे पहले जो है वो टॉपिक लिस्ट के ऊपर आएंगे। टॉपिक लिस्ट हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे पास लिस्ट ऑफ टॉपिक प्रोवाइड की गई है। ठीक है, इनमें से अब हम वन बाय वन देखेंगे कौन से टॉपिक्स किस तरह के हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट के हवाले से जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने इन्हीं टॉपिक्स में से सिलेक्ट करना है, आप इनके अलावा भी टॉपिक्स ले सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे ये है कि जी ड्राइवर्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड करते वक्त कौन से ड्राइवर्स और डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड्स के साथ लिंक होते हैं और उसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ये बताना है जी कि एफडीआई के अंदर जो है पाकिस्तान के एफडीआई इन्फ्लुएंस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान के अंदर होती है उसको इम्प्रूव करने में या उसको डिक्रीज करने में कौन से फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, आपने उनके ऊपर स्टडी करनी होती है। ठीक है, उसके ऊपर आपकी बहुत सारे ट्रेड ओपननेस है, इन्फ्लेशन रेट है, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। आप उनको लेते हो और वन बाय वन डिस्कस करते हो। उसके बाद आपकी फिजिकल पॉलिसी मेजर्स क्या होती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके अंदर आप डिफरेंट वेरिएबल्स ले सकते हो। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आप जीडीपी का वेरिएबल ले सकते हो, परसेंटेज जीडीपी, जीडीपी इंक्रीज, ग्रोथ, कुछ भी आप ले सकते हो। मॉनेटरी पॉलिसी आपकी होती है, इंटरेस्ट रेट होता है, कन्वर्जन रेट होता है, डिफरेंट आप इस तरह के रेट्स लेके उनको आप इफेक्ट देखते हो कि जो आपका कन्वर्जन रेट है, इंटरेस्ट रेट है, डॉलर रेट है। ठीक है, तो इन सब का जीडीपी के ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान की आप जीडीपी के साथ लिंक करके इसको स्टडी कर सकते हो। उसके बाद फॉरेन रेमिटेंसीज आ जाती हैं, फॉरेन डायरेक्ट रेमिटेंसीज को आप देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट प्लान्स को देख सकते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन को देख सकते हो, डिफरेंट वेरिएबल्स आप लेके उसको इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर आप स्टडी कर सकते हो। उसी तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड हमारे पास होती है। इंटरनेशनल ट्रेड पाकिस्तान में इन एंड आउट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की परसेंटेजेस जो है उनको आप स्टडी कर सकते हो इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी के ऊपर। उसके बाद एक्सचेंज रेट्स आपके होते हैं, एक्सचेंज रेट पाकिस्तान के अंदर कौन सा अवेलेबल है और इंटरनेशनल ट्रेड का उसके ऊपर क्या इफेक्ट है, और जीडीपी के साथ आप लिंक करके एक्सचेंज रेट और इंटरनेशनल ट्रेड को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, ट्रेड ओपननेस को, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को, ये वाले डिफरेंट वेरिएबल्स आप इस टॉपिक में डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद आपके पास इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड डेफिसिट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि आपको डिफरेंट जो है वो आपकी इंपोर्ट रेट क्या है, एक्सपोर्ट रेट क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, आपका टैक्स रेट क्या है, आपकी रेमिटेंसीज किस तरह की हैं, आपके एक्सचेंज रेट किस तरह के हैं, कन्वर्जन रेट किस तरह के हैं। ये जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं ये ट्रेड डेफिसिट के अंदर आते हैं और हम देखेंगे कि ये सब जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह की हो रही है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स किस तरह के हैं, कन्वर्जन रेट्स किस तरह के हैं, जीडीपी पाकिस्तान की इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इसके इफेक्ट करते हैं। इन सब के साथ आपके पास फैक्टर्स, उसके बाद आ जाता है टॉपिक नंबर 10, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एक्सपोर्ट्स एंड इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन। जो अब आपके एक्सपोर्ट्स होते हैं उनको कौन कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, उसमें आपके डॉलर के जो रेट्स होते हैं, कन्वर्जन रेट्स और डिफरेंट इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप उनको स्टडी कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है जी टॉपिक नंबर 11, एजुकेशन। रेट ऑफ लिटरेसी रेट जो होता है और रेट ऑफ जो आपके हेल्थ एक्सचेंज रेट या इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ और इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी के ऊपर ओवरऑल क्या इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ट्रेड ओपननेस का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इन्वेस्टमेंट का, इन सब चीज़ों का, इन्वायरमेंट के ऊपर, कार्बन एमिशंस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है और किस तरह से आप उन चीज़ों को प्रोसीड करते हो। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाता है जी, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, जीडीपी के रेट के ऊपर वो किस तरह से इम्पैक्ट करता है, लिटरेसी रेट भी इसमें आप ले सकते हो। अदर डिफरेंट फैसिलिटीज जो होती हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के रिलेटेड आप उनको कंसिडर कर सकते हो।
डेथ रेट इसमें होता है, पॉपुलेशन बर्थ रेट होता है, ये डिफरेंट आप वेरिएबल्स लेके इनको स्टडी कर सकते हो। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन कैपिटल का उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट होता है, इसमें भी आप डिफरेंट वेरिएबल्स कंसिडर करके इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी के ऊपर स्टडी कर सकते हो। मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई इनटेक एंड आउटटेक, मनी एक्सचेंजेस रेट, ये डिफरेंट वेरिएबल्स लेके आप स्टडी कर सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक, आप अनएम्प्लॉयमेंट के डिफरेंट जो है वो रेट्स को स्टडी करते हो और इन्फ्लेशन रेट को आप देखते हो और फिलिप्स कर्व आप उसके पास बनती है। उसके बाद गवर्नेंस के होते हैं जी, गवर्नमेंट्स के ऊपर गवर्नमेंट्स के एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, गवर्नमेंट्स किस तरह की पॉलिसीज बना रही है, उन सब का जीडीपी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। इन्वायरमेंटल आपके पास जो डिग्रेडेशन हो रही होती है और पॉवर्टी का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है आपस में, कि आपके जो पॉवर्टी होती है, जो आपके पॉवर्टी रेट होता है, आपके डॉलर्स रेट होते हैं, आपके इन्फ्लेशन होती है और आपके इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, कार्बन इमिशन हो जाती है, प्लास्टिक के समथिंग यूज होते हैं उनकी इमिशंस होती है। उसके बाद फीमेल लेबर फोर्स का आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्या होता है, फीमेल लेबर फोर्स का प्रॉपर रेट होता है, आपके पास डेटा होता है, आप उन सबको पार्टिसिपेट करते हो, पार्टिसिपेशन का ग्रोथ रेट के ऊपर किस तरह से वो इम्पैक्ट कर रहा है, जीडीपी को इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर आप देख सकते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी किस तरह की हो रही है। उसके बाद इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स का होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स कितनी हो रही है, उसका रेट क्या है ईयर टू ईयर, और इन्फ्लेशन रेट किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। एक्सचेंज रेट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर आप बात कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप एक्सचेंज रेट किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हो रही है। उसके बाद लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आ जाती है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का क्या इफेक्ट होता है जीडीपी के ऊपर। उसके बाद लिटरेसी कैपिटल है, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब का पाकिस्तान की जीडीपी के ऊपर डायरेक्ट क्या इफेक्ट होता है। इन्वायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट्स एसोसिएटेड ग्लोबलाइजेशन, ये दो तीन फैक्टर्स आप कंसीडर करके पाकिस्तान की जीडीपी के साथ लिंक करके स्टडी कर सकते हो। नेचुरल डिजास्टर्स के किस तरह के रेट्स हैं, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लोगों को क्या है, लोगों की जो है वो माली हालत कैसी है, सोशल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, और पाकिस्तान के अंदर नेचुरल डिजास्टर्स जो हो रही हैं उनके रेट्स का और पॉपुलेशन के साथ आप उसका लिंक करके उसको स्टडी कर सकते हो। ये सारे वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ें, ये टॉपिक्स आपके पास अवेलेबल है, इनमें से कोई भी टॉपिक आप सिलेक्ट करना चाहो, आप वो टॉपिक सिलेक्ट करोगे, उस टॉपिक के रिलेटेड आप स्टडी करोगे, तो वो टॉपिक के ऊपर आप किस तरह से स्टडी कर सकते हो और उनसे आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और किस तरह से आप उसको प्रोसीड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपने डिसाइड करनी है और इनको वन बाय वन आपने देखना है। अब इन सब के रिलेटेड आपने अपने डाटा देखना है, वेरिएबल्स देखने हैं, किस तरह से आप प्रोसीड करोगे। अब ये था हमारे पास लिस्ट ऑफ टॉपिक, इनमें से आपने कोई भी अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लेना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो आपको बेहतर लगे, और उसके बाद आपने आ जाना है कि आपने अपना प्रपोजल कैसे बनाना है। ठीक है, आपके पास ये प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट अवेलेबल है, इसको आप किस तरह से प्रोसीड करोगे। ठीक है, इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसे आपका ये कंप्लीट हुआ स्टेप बाय स्टेप, अब हम इसको कंप्लीट जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रपोजल आपका स्टार्ट कैसे होता है कि प्रपोजल आपका स्टार्ट होता है आपके टाइटल पेज से। सबसे पहले आपने जो है वो अपनी प्रपोजल के लिए जो है वो टाइटल पेज बनाना होता है, यहाँ से आपका प्रपोजल का फॉर्मेट स्टार्ट हो रहा है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने टाइटल पेज बनाना है प्रॉपर, आपने अपना टॉपिक लिखना है, टॉप के ऊपर नेम एंड आईडी लिखनी है अपनी, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी लिखना है, यूनिवर्सिटी लोगो लगाना है और डेट ऑफ सबमिशन लिखनी है। ठीक है, इस तरह से आपने प्रॉपर इसको कंप्लीट करना है। अगर आपको टाइटल पेज में बना हुआ दिखाऊं तो आपने इस तरह से अपना कंप्लीट जो है वो टाइटल पेज बनाना है। ठीक है, आपका कंप्लीट टाइटल पेज ऐसे होना चाहिए, आपका टॉपिक लिखा हुआ हो। ठीक है, उसके बाद आपने अपना जो है वो ये स्टेटमेंट लिखी हुई हो, उसके बाद आपने अपनी एलएमएस आईडी और अपना डेट लिखी हुई हो और अपने विचुअल यूनिवर्सिटी का लोगो लगाया हुआ हो, और ये सारी चीज़ें इस तरह से आपने अपना टाइटल पेज बनाना है। ठीक है, ये आपका टाइटल पेज बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने टाइटल पेज बनाने के बाद आप टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आ जाओगे। नेक्स्ट आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाओगे, टेबल ऑफ कंटेंट के लिए आपने एक पेज जो है वो छोड़ देना है और उसके बाद आप बाद में अपना टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये वाली हेडिंग्स आपने अभी नहीं करनी, आपने टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो कंप्लीट करना है, इस तरह से अपना टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। सही है, और उसके बाद आपने आ जाना है नेक्स्ट। अब टेबल ऑफ कंटेंट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सेक्शन नंबर 1। सेक्शन 1 के अंदर आपने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 1 में आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन आपने कंप्लीट अपने टॉपिक के ऊपर लिखना है कि आपका टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शनी पैराग्राफ लिखना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट टाइटल आपने कंप्लीट लिखनी है, रेशनल आपने कंप्लीट लिखना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इस तरह से आप ये तीनों हेडिंग्स को उसके इंट्रोडक्शन के अंदर कवर करोगे। देन उसके बाद आप बैकग्राउंड की हेडिंग दोगे, उसके बाद आप अपने ऑब्जेक्टिव हेडिंग दोगे। ठीक है, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में लिखोगे और देन आप अपने सिग्निफिकेंस के ऊपर आ जाओगे कि आपके टॉपिक के सिग्निफिकेंस क्या और किस तरह आप उसको प्रोसीड करोगे। ठीक है, सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर 1 सेक्शन 1 से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 1 की आपके पास इंट्रोडक्शन की हेडिंग आ जाती है। ठीक है,
आपने इंट्रोडक्शन प्रॉपर लिखना है, रिसर्च गैप आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सॉरी, रेशनल की आपने हेडिंग देनी है, उसके बाद आप बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी पे आ जाएंगे, बैकग्राउंड आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे बैकग्राउंड कंप्लीट होगा, तो उसके बाद आपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चंस आप लिखोगे, हाइपोथेसिस आप लिखोगे, उसके बाद आपने अपनी रिसर्च की सिग्निफिकेंस को यहाँ पे लिखना है, आपकी रिसर्च की क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। आपका ये पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 1 में आपने ये सारी चीजें मेंशन कर दी हैं, हाइपोथेसिस भी, रिसर्च क्वेश्चन भी। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आपके पास आ जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है जी कि आपने 15 एम्पिरिकल स्टडीज, 15 जो है वो रिसर्च आर्टिकल्स लेने हैं अपने टॉपिक के रिलेटेड, और उनका आपने रिव्यू लिखना है डिटेल में। आपने यहाँ पे लिखना है जी ऑथर नेम, टाइटल उनका लिखना है, मेन ऑब्जेक्टिव लिखना है, डाटा टाइप लिखना है उन्होंने कौन सी यूज की, डाटा रेंज आपने देखनी है। मतलब बात करने का ये है कि आपने जो भी टॉपिक सिलेक्ट किया है, आप तो उस पर आज स्टडी करने लगे हो ना, आपसे पहले जिन लोगों ने सेम उसी तरह के मिलते जुलते टॉपिक पे काम किया है विद इन पाकिस्तान और आउट ऑफ द पाकिस्तान, जहां कहीं भी, ठीक है, उसको लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। आपने 15 आर्टिकल लेने हैं, ठीक है, 15 आर्टिकल आपने लेने हैं, और 15 आर्टिकल्स को आपने स्टडी करना है वन बाय वन। हर आर्टिकल को आपने डिटेल में देखना है, ठीक है। आपने डिटेल में आर्टिकल को देखना है, और उस आर्टिकल के रिलेटेड आपने यहाँ पे जो है वो कंप्लीट उसका एनालिसिस, पूरी फाइल को स्टडी करके, आर्टिकल को स्टडी करके आपने उसका यहाँ पे लिखना है प्रॉपर। उसका फॉर्मेट क्या होगा, आपने सबसे पहले उस ऑथर का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसका टाइटल लिखना है, उसका टॉपिक लिखना है, उसने किस टॉपिक पे काम किया, उसकी डेटा टाइप लिखनी है, उसने डेटा कौन सा यूज किया, टाइम सीरीज में यूज किया या पैरेलल या कोई और, डाटा रेंज उसकी लिखनी है, उसने कितने सालों का डाटा लिया, उसके वेरिएबल्स कौन कौन से उसने यूज किए थे, उसने टेक्निक कौन सी यूज की थी, मेथोडोलॉजी और मॉडल उसका आप यहाँ पे लिखोगे, उसकी आप की फाइंडिंग्स, उसके रिजल्ट्स लिखोगे, और उसने एंड पे क्या सजेशंस दी वो लिखोगे, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू लिखने का आपका फॉर्मेट जो है वो ये वाला होगा। यहाँ पे एक फॉर्मेट आपको लिखा हुआ भी दिखाया गया, ये औजकान एक रिसर्चर है, जिसने इस आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। 2004 के अंदर उसने आर्टिकल लिखा, उसके आर्टिकल का टॉपिक क्या था ये लिखा हुआ है, उसने कितने सालों का डाटा लिया ये लिखा हुआ है, डेटा टाइप उसने कौन सी यूज की ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसकी अब की फाइंडिंग्स क्या थी, ये उसकी की फाइंडिंग्स थी, ठीक है। और एट द एंड उसने सजेशंस क्या दी, उसने ये सजेशंस दी, और इस तरह से आपने कंप्लीट किया। तो ये जो आपने ये चीज जो लिखनी है, ये तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी लिखी हुई है आपकी, ये 6-7 लाइनों की, 8 लाइनों की ये एक आर्टिकल की बनेगी, और आपने इस तरह के 15 आर्टिकल्स स्टडी करने हैं, और आपने अपना लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये आपका लिटरेचर रिव्यू 15 आर्टिकल्स का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर चले आपको 15 आर्टिकल्स का लिटरेचर रिव्यू दिखाते हैं, ठीक है। ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, ये आपने 15 आर्टिकल्स का लिखना है, ठीक है। आपके सामने है, ये मेरे ख्याल से 4-5 पेजेस तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपके पास मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी के अंदर आपने क्या करना होता है जी, उसके बाद जी आपने मॉडल एंड मेथोडोलॉजी के ऊपर आ जाना है। मॉडल एंड मेथोडोलॉजी के ऊपर आपने पहले सबसे पहले अपनी मॉडल स्पेसिफिकेशन लिखनी है। आपने कौन कौन से वेरिएबल्स लेने हैं, आपने क्या काम करना है, वेरिएबल्स आपके इंडिपेंडेंट कौन से होंगे, डिपेंडेंट कौन से होंगे, आपने उसके ऊपर अपनी इस तरह से प्रॉपर एक इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। आपने अपना मॉडल स्पेसिफिकेशन बनानी है, ठीक है। मॉडल स्पेसिफिकेशन बनाने के बाद आपने अपने डेटा लिखना है, आप डेटा कौन सा लोगे, किस टाइप का लोगे, कितने सालों का लोगे, और किधर से डाटा लोगे। वेरिएबल्स का बताना है जी, आपके वेरिएबल कौन कौन से हैं, वन बाय वन आपने सारे वेरिएबल्स अपने यहाँ पर डिफाइन करने हैं। उसके बाद इकोनोमेट्रिक मेथोडोलॉजी आपकी कौन सी होगी, आप शॉर्ट रन में करोगे, लॉन्ग रन में करोगे, टाइम सीरीज एनालिसिस करोगे, ई व्यूज के ऊपर आप रिग्रेशन एनालिसिस करोगे, जॉनसन को इंटीग्रेशन करोगे, या कोई भी मेथड करोगे, ARDL मेथड अप्लाई करोगे। जो मेथड आपने अप्लाई करना है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद आ जाता है जी डेटा प्रोसेसिंग टूल। डेटा प्रोसेसिंग के लिए आपने टूल कौन सा यूज किया, आप एक्सेल के ऊपर काम करोगे, आप ई व्यूज सॉफ्टवेयर होता है उसके ऊपर आप करोगे, ठीक है। ये सारा आपका क्राइटेरिया। उसके बाद सेक्शन 2 के अंदर आपने अपनी डिटेल लिखनी होती है, आपकी लास्ट डिग्री कौन सी थी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या, जिधर आप एम्प्लॉय हो, डेजिग्नेशन क्या, एक्सपीरियंस क्या। अगर आपकी कोई जॉब नहीं करते तो इन तीनों को खाली छोड़ दें, बस लास्ट डिग्री लिख दें। बिब्लियोग्राफी के अंदर आपने कंप्लीट रेफरेंसेस देने हैं, ऊपर जो 15 आर्टिकल्स की आपने स्टडी की थी ना, वो 15 आर्टिकल कौन से थे, उन आर्टिकल के लिंक्स आपने यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। एपीए स्टाइल के अंदर आपने उनका रेफरेंस प्रोवाइड करना है डिटेल में, ठीक है। एपीए स्टाइल में उन 15 आर्टिकल्स का आपने रेफरेंस यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ताकि टीचर को पता हो कि आपने वो 15 आर्टिकल कौन कौन से स्टडी किए हैं, ठीक है। तो अभी आपको दिखाते हैं जी मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में आपने ये मॉडल स्पेसिफिकेशन अपनी बनाई, अपनी इक्वेशन लिखी, सारे वेरिएबल्स बताए, आपने अपने वेरिएबल की ये सारी मेजरमेंट बताई, वेरिएबल्स को डिफाइन किया वन बाय वन, सारे वेरिएबल्स डिफाइन किए आपने, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो एक्सपेंडिचर, ये सारे डाटा बताया कौन सा था, मेथोडोलॉजी बताई, डाटा प्रोसेसिंग टूल बताया कौन सा था, ठीक है।
तो ये सारा आपने काम किया, ठीक है। इस सब के बाद आपने एट द एंड जो आपने शो किया था, रेफरेंसेस आपने दिखाने हैं फाइल के एंड पे, आपने रेफरेंसेस बताने दिए, आपने कौन से 15 आर्टिकल्स के ऊपर स्टडी की, उन आर्टिकल्स का आपने इस तरह से एपीए स्टाइल के अंदर रेफरेंसिंग में उनकी दिखानी है। 15 आर्टिकल्स के यहाँ पे रेफरेंसेस ये होने चाहिए, ठीक है, ताकि टीचर को पता हो कि कौन से 15 आर्टिकल स्टडी करने के बाद आपने वो जो लिटरेचर रिव्यू लिखा था। तो ये सारा क्राइटेरिया है, ये सारा पैटर्न है इको 499 ए के प्रोजेक्ट के लिए, इसका ये सारा क्राइटेरिया है। मजीद अगर आप का कोई क्वेश्चन है या आप किसी बात की समझ नहीं आती या आप कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं या अपनी प्रोजेक्ट की पेड वर्किंग करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से इन डिटेल प्रॉपर गाइड किया जाएगा और सारी चीज़ें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, और आपका जो कोई भी इशू होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।